हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीपीपी को लेकर डील कर रहे थे और देखते ही देखते आज डे 25 हो गया। हम लोग 24 क्लासेस डील कर चुके हैं और क्लासेस कुछ हद तक बोरिंग हो गए थे। 43-1 में मैंने लंबा टाइम ले लिया, कुछ बोरिंग हो गए, तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखना पड़ता है ताकि बच्चे जुड़े रहे, बच्चे को बोर्ड फील नहीं हो। सो today is day 25 and today we are going to discuss with some miscellaneous concept. आज हम लोग कुछ miscellaneous concept को लेकर डील करेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। We are dealing with miscellaneous concept. So without taking much time, I just start my class. देखिए क्या होता है, आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। साउथ की एक मूवी आई थी पुष्पा, हम सबको पता है पुष्पा के बारे में, मैंने भी देखा था। तो साउथ की एक मूवी थी पुष्पा। तो आज हम लोग ये डील करेंगे कि पुष्पा यदि एसएससी होता तो उस केस में बिजनेस ट्रीटमेंट क्या होता, उस केस में इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट क्या होता। पुष्पा तो बताइए, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो पुष्पा के केस में क्या होता, पुष्पा यदि एसएससी होता तो उस केस में क्या होता। देखिए, तो पुष्पा का मेन बिजनेस क्या था, मेन बिजनेस था फॉरेस्ट ट्री कटिंग एंड सेल। क्या करते थे पुष्पा, फॉरेस्ट ट्री को काटता था और सेल करता था। इस फॉरेस्ट ट्री को काटने के लिए जंगल में जाके फॉरेस्ट को काटना है, जंगल में जाके जंगल के लकड़ी को काटना है। ये कैसे काट पाएगा, इसके लिए क्या किया गया था, एलिफेंट बाई किया। पुष्पा ने क्या किया, पुष्पा ने एलिफेंट बाई किया और एलिफेंट बाई करने के बाद इसके ऊपर पुष्पा ने क्या कहा कि एलिफेंट मेरा मशीनरी है, एलिफेंट मेरा ट्रीट एज अ प्लांट मशीनरी। इसने कहा कि ये मेरा प्लांट मशीनरी है कि मैं यदि एलिफेंट बाई नहीं करता तो हमें कोई बड़ा सा ट्रक बाई करना पड़ता और थ्रू ट्रक हमको जंगल में जाके लकड़ी काटना पड़ता। ये एलिफेंट क्या है, एलिफेंट मेरा प्लांट मशीनरी है। क्या हुआ होगा आगे, क्या हुआ होगा, एओ ने मना कर दिया कि ये प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पुष्पा क्यों चाहता है ये प्लांट मशीनरी हो, ताकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सके, एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन। और उसने डिप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, अंडर प्लांट मशीनरी। अब एओ ने मना कर दिया गया, ये मैटर कहां गया, ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में गया और कोर्ट ने क्या कहा, यस पुष्पा इज करेक्ट। कोर्ट ने कहा कि पुष्पा सही है, ये प्लांट मशीन नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो बिजनेस में कर रहा है फॉरेस्ट से लकड़ी को काटने में। यदि एलिफेंट नहीं होता तो इसे कोई ट्रक बाई करना पड़ता, तो ट्रक के बदले इसने एलिफेंट बाई किया, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए एंड एलिफेंट इज एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, बट ये सही है, ये कोर्ट के जजमेंट थे, ये जो है ये आपके कोर्ट के जजमेंट थे कि एलिफेंट के ऊपर में डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब क्या हो गया, ये जो जजमेंट थे ये गवर्नमेंट को रास नहीं आया। आप लोगों को पता होगा, आप लोग यदि मूवी देखे होंगे, जो पुष्पा और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा एक टसल हुआ करता था। तो क्या हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पसंद नहीं आया और कोर्ट के जजमेंट अच्छे नहीं लगे और इसको लेकर क्या आया गया, इसको लेकर एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट में क्या कहा गया, पहला अमेंडमेंट ये आया कि प्लांट मशीनरी डज नॉट इंक्लूड एनिमल। व्हाट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट ये आया प्लांट मशीनरी में, जो जहां प्लांट मशीनरी को डिफाइन किया गया वहां पर किंतु लिख दिया गया कि प्लांट मशीनरी डज नॉट इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट मशीनरी के अंदर में एनिमल्स नहीं आएगा। पहला अमेंडमेंट ये आया। दूसरा अमेंडमेंट क्या आया, दूसरा अमेंडमेंट एक सेक्शन नया लाया गया 3611। इसमें क्या कहा गया कि यदि आप एनिमल्स को बाई करते हैं और एनिमल्स को बाई करने पर जिस साल वो परमानेंटली
यूजलेस हो जाएगा या डेथ हो जाएगा, उस साल जो आपने एनिमल को बाई किया था उसका आपको फुल्ली छूट मिलेगा, उसका आपको फुल्ली छूट मिलेगा। उसके डेथ होने के बाद जो उसके स्किन को आप, जो कार्कसेस बोलते हैं, जो उसके स्किन को आप सेल करोगे, जो उसके स्किन को आप सेल करोगे, उस स्किन के सेल से जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका लेस हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने एलिफेंट बाई किया था 10 लाख में, एग्जांपल के लिए एलिफेंट आपने बाई किया 10 लाख में इन द ईयर 1118 में आपने एलिफेंट को बाई किया 10 लाख में, तो उस साल में आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कोई छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। 1123 को एलिफेंट क्या हो गया, डाइट हो गया, एलिफेंट क्या हो गया, डेथ हो गया, एलिफेंट डाइट, या तो एलिफेंट डाइट हो गया या परमानेंटली यूजलेस हो गया। और यदि वो डाइट हो गया तो उसके जो स्किन्स होते हैं, जो उसके चमड़े होते हैं, उसको बेच के, एलिफेंट का दांत होता है उस सबको बेच के, सपोज कीजिए आपको पैसा मिला 1 लाख रुपीज, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने हाथी दांत को बेचा, स्किन को बेचा, आपको 1 लाख रुपीज मिला। इस केस में 3611 के अंदर में कितने का छूट मिलेगा, आपको छूट मिलेगा 9 लाख रुपीज का, छूट मिलेगा 9 लाख रुपीज का। कब मिलेगा, जिस साल वो एलिफेंट डेथ हुआ था, जिस साल वो एलिफेंट नहीं, कोई भी एनिमल, कोई कैमल हो, एलिफेंट हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया पुष्पा के थ्रू ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा, ये 9 लाख रुपीज का डिडक्शन किस में मिलेगा, 9 लाख का छूट आपको 3611 में मिलेगा। किस साल मिलेगा, जिस साल में वो एलिफेंट परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया, जिस साल वो परमानेंटली डेथ हो गया, उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो क्या कहा मैंने, बताइए क्या अमेंडमेंट आए थे 3611 में, क्या अमेंडमेंट आए, डिडक्शन अलाउड इन द ईयर ऑफ, मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिए, इन द ईयर ऑफ डेथ ऑफ एनिमल, डेथ ऑफ एनिमल। कितना का छूट मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में सेल ऑफ डेड बॉडी, जो भी आपको मिल रहा है उसको, जो आप सेल कर रहे हो उससे जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपका छूट मिलेगा 3611 में, उसका छूट मिलेगा 3611 में, उसका छूट मिलेगा 3611 में। मैंने जो पिछले स्लाइड में जो पुष्पा केस बताया था, ये कब एप्लीकेबल होता, जब आपका वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यूज नहीं होता, जब आपका वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यूज नहीं होता। यदि मान लीजिए एनिमल आपका स्टॉक इन ट्रेड है, एनिमल यदि आपका, सपोज करो आप पप्पी को सेल करते हो, कुत्ते के बच्चे को सेल करते हो, या अदर किसी एनिमल को सेल करते हो, या चिकन सेल करते हो, तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड में हमको कुछ नहीं करना है, स्टॉक इन ट्रेड में हमको कुछ नहीं करना है। सपोज कीजिए मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड था 10 लाख रुपीज का, स्टॉक इन ट्रेड था 10 लाख रुपीज का, ठीक है। अब क्या हो गया, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक में था, ये मेरा एसआईटी का पार्ट है। मान लीजिए कि 50% ऑफ एनिमल, या तो 50 नहीं 10% ऑफ एनिमल डाइड, एग्जांपल मैं बता रहा था कि 10% ऑफ एनिमल डाइड हो गया, तो क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 9 लाख रुपीज का, क्लोजिंग स्टॉक आपका 9 लाख रुपीज का। तो ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट हो गया, ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट हो गया। तो यदि एग्जाम में ऐसा आए कि एनिमल स्टॉक इन ट्रेड है, तब तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका एनिमल डेट हो गया, उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक से हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक गिर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, समझ गए। बट अभी जो मैंने पुष्पा वाले केस में ट्रीटमेंट बताया था, वो उस सभी के लिए एप्लीकेबल था जहां पर एनिमल स्टॉक इन ट्रेड नहीं, जहां पर एनिमल स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, जहां पर एनिमल आपका एज एन इन्वेंट्री, एज अ फिक्स एसेट्स आप उसका इस्तेमाल करते हो, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। उस केस में क्या होगा, सपोज करें आपके एग्जाम में सम आया कि इस साल पुष्पा ने एक एलिफेंट बाई किया 10 लाख रुपीज का, सपोज एसएससी ने एलिफेंट बाई किया 10 लाख रुपीज का, तो आप क्या करोगे, ये जो 10 लाख रुपीज का एसेट्स बाई किया उसके ऊपर डिप्रेशन क्लेम किया होगा, या उस 10 लाख रुपीज का जो एलिफेंट बाई किया, सॉरी मैंने एसेट्स कह दिया, एलिफेंट बाई किया होगा, तो या तो उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज किए होंगे, या पूरा का पूरा 10 लाख एक्सपेंसेस कर दिया होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस 10 लाख को एड बैक कर देंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसका ट्रीटमेंट कब होगा, जिस ईयर में वो
डेथ होगा। जिस ईयर में एलिफेंट का डेथ होगा उस ईयर में जो एक्चुअल कॉस्ट था उसके साथ में जो उसको डेड बॉडी को सेल करने पर जो पैसा मिला था उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो सेक्शन 36(1)(1) में उसका छूट मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ऐसे ही सपोज कीजिए एक होटल है आईटीसी होटल ने क्या किया, कुछ कैमल, एलिफेंट ये सभी बाई किए हुए हैं। ये एक 5 स्टार होटल में, ये एक आर्बिट्ररी एग्जांपल है। इसको आप लोग आईटीसी होटल से मत जोड़िएगा कि किस होटल में कैमल मिलता है, मुझे मत कोई कमेंट में कर देना। आईटीसी होटल में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैमल, एलिफेंट इस सभी होटल में आईटीसी ने बाई किया था टू इंटरटेन द गेस्ट के इंटरटेनमेंट के लिए एलिफेंट और कैमल ये सभी बाई किए गए थे। एलिफेंट और कैमल ये सभी बाई किए गए थे और जो कॉस्टिंग हुआ था, सपोज कीजिए कॉस्टिंग है ₹10 लाख, एनिमल का जो कॉस्टिंग है ₹10 लाख, उसको 10 ईयर में अमोर्टाइज कर दिया गया था। 10 ईयर में अमोर्टाइज कर दिया गया था। होटल ने क्या किया था, ऐसा माना गया कि ये जो मैंने एनिमल्स बाई किए हैं उसका लाइफ स्पैन 10 इयर्स और बचा है, तो वो जो वैल्यू था उसको 10 इयर्स में अमोर्टाइज कर दिया गया अकाउंटिंग में 10 इयर्स में अमोर्टाइज कर दिया। तो प्रत्येक ईयर एक अमोर्टाइज वैल्यू आ रहा होगा। ये यदि एग्जांपल में यदि आपके एग्जाम में सम आ गया तो आप क्या करोगे, जो अमोर्टाइज किया गया आप उसको ऐड बैक कर दोगे। जो भी अमोर्टाइज किया गया आप उसको ऐड बैक कर दोगे, वो आपका प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। तो जितना रुपया आपने अमोर्टाइजेशन का लेस किया था उसको आप ऐड करके उतना रुपया से प्रॉफिट को इंक्रीज कर दोगे। इसका एडजस्टमेंट कब होगा, आईटीसी होटल कब इसका एडजस्टमेंट करेगा, जिस ईयर में वो कैमल और एलिफेंट डाइड हो जाएंगे उस ईयर में उसका स्किन को सेल करने के बाद जो बचेगा वो आपको छूट मिलेगा। समझ में आया? तो सपोज कीजिए ये एलिफेंट डाइड हो गया 1123 को और उसका जो डेड बॉडी से हमको मिला 1 लाख रुपीज, तो क्या होगा 9 लाख रुपीज आपको छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा, अंडर द हेड 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 और इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिस ईयर में वो डेड हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चे को परेशान करने के लिए। आप यदि देखिएगा 10 इयर्स में तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि एलिफेंट बाई किया, कैमल बाई किया, कॉस्ट को अमोर्टाइज कर दिया गया, अब बताओ क्या ट्रीटमेंट करना है। बच्चे को लगेगा ये क्या करें, एनिमल को हम लेके क्या करें। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आवश्यक था। यदि कोई डाउट हो तो मुझे बताना और कमेंट में ये भी बताना कि मेरे व्यूअर्स में से कितने लोग पुष्पा है। प्लीज काइंडली यदि आपको ये कंसेप्ट पुष्पा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो मुझे बताइएगा कि आपको ये पुष्पा समझ में आ गया। ऐसे ही आपका एक कंसेप्ट है, क्या हुआ था ना कि जो टी बुशेस होते हैं, टी बुशेस से काम क्या होता है, एक जो टी बुशेस होते हैं, देखिए जो लोग भी दार्जिलिंग में या फिर हिली एरिया में रहते हैं जो टी बुशेस ऐसे लगाए जाते हैं। टी बुशेस से काम क्या होता है, टी बुशेस जो टी लिप्स देते हैं, ये जो पहाड़ है, जो माउंटेन होता है, माउंटेन के किनारे लगाया जाता है। ये जो बुशेस लगाए गए हैं उससे जो उसके लाइफ क्या होते हैं, उसके 7 to 8 इयर्स लाइफ होते हैं, 7 to 8 इयर्स लाइफ होते हैं। ठीक है, और ये करते क्या है, ये टी लिप्स देते हैं। तो क्या हुआ था, एसएससी ने क्या किया, सपोज करो पुष्पा टी के बिजनेस में भी है, उसने क्या किया, उसने टी बुशेस को लगाए और टी बुशेस के लाइफ क्या होंगे 7 to 8 इयर्स तक होंगे और टी लिप्स देंगे। तो पुष्पा ने क्या कहा कोर्ट को, क्या कहा होगा, पुष्पा ने क्या किया होगा, पुष्पा ने कर दिया कि टी बुशेस मेरे प्लांट मशीनरी। पुष्पा ने क्या किया, टी बुशेस मेरे प्लांट मशीनरी। पुष्पा ने उसको प्लांट मशीनरी मान लिया और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम किया, क्लेम डिप्रिसिएशन। क्या हुआ होगा, एओ ने मना कर दिया होगा। क्या हुआ होगा, एओ ने मना कर दिया होगा, बोला गया होगा ये प्लांट मशीनरी नहीं है। मैटर कोर्ट में गया, क्या लगता है कोर्ट में क्या हुआ होगा, कोर्ट ने कहा कि यस ये प्लांट मशीनरी, कोर्ट ने कहा कि यस ये प्लांट मशीनरी है और इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। कोर्ट ने कहा यस ये प्लांट मशीनरी है और उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। समझ में आया?
फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को पुष्पा की बातें पसंद नहीं आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो कोर्ट ने किया वो पसंद नहीं आया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फर्दर अमेंडमेंट किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में क्या लिखा गया, अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि प्लांट मशीनरी डज नॉट इंक्लूड plant masonry does not includes plants and trees। प्लांट मैसनरी के अंदर में प्लांट और ट्री नहीं आएंगे। कोर्ट ने क्या कहा, प्लांट मैसनरी के अंदर में प्लांट और ट्री नहीं आएंगे। और आपका एक रूल 8 लाया गया, रूल 8 लाया गया, उसमें क्या कहा गया, जो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री बुशेस होता है वो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री बुशेस आर अलाउएबल एक्सपेंडिचर। क्या कहा गया इसमें, यह कहा गया कि कॉस्ट ऑफ ट्री बुशेस जो होते हैं वो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है। अलाउएबल, एक मिनट रुकिएगा, अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है, अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है। देखिए अब एक और कंसेप्ट को लेकर डील करते हैं। जो बिल्डिंग, जो आपका बिल्डिंग है उसका, उस पर कितना का डिप्रेशन मिलता है, बिल्डिंग के ऊपर डिप्रेशन मिलता है आपका 10% का। जो ऑफिस बिल्डिंग होते हैं, जो फर्नीचर एंड फिक्सर होते हैं उस पर कितना का मिलता है, उस पर मिलता है 10% का। और जो प्लांट मशीनरी होते हैं उस पर कितना का मिलता है, उस पर मिलता है 15% का। ठीक है, क्या हुआ था, जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल क्या होते हैं, सिनेमा हॉल एक स्पेशली डिजाइन्ड बिल्डिंग होते हैं जिसमें सारे जो उसमें प्लांट मशीनरी चारों तरफ सिक्को लगा रहता है, साउंड्स आते रहते हैं, एक इस तरीके से वो डिजाइन होते हैं जिसका इस्तेमाल सिनेमा के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सिनेमा के लिए होता है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था स्पेशली डिजाइन्ड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग स्पेशली डिजाइन्ड है, स्पेशली डिजाइन्ड बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज प्लांट मशीनरी। क्या किया गया होगा, जो भी सिनेमा हॉल के मालिक है वो लोग क्या चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि जो सिनेमा हॉल का बिल्डिंग है वो प्लांट मशीनरी में ट्रीट हो, क्योंकि यदि वो प्लांट मशीनरी में ट्रीट होगा तो उसको हायर डिप्रेशन मिलेगा, मैटर कोर्ट में कहा। और कोर्ट ने क्या कहा, ये कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने कहा कि स्पेशली डिजाइन्ड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग स्पेशली डिजाइन्ड होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और ट्रीटेड एज प्लांट मशीनरी, उसको प्लांट मशीनरी मानेंगे, ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री को पसंद नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट लाया और क्या कहा, ऑल दो, लिखिए आप लोग मेरे साथ में, स्पेशली डिजाइन्ड बट ट्रीटेड एज बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, आज तक केस में भी बिल्डिंग फर्नीचर, एज द केस में भी। जो सिनेमा हॉल में जो चेयर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फर्नीचर रूप में ट्रीट होंगे, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग रूप में ट्रीट होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये आपका कहा, जो भले ही स्पेशली डिजाइन्ड हो लेकिन वो ट्रीट कैसे होंगे, वो ट्रीट होंगे एज अ बिल्डिंग और एज अ फर्नीचर के रूप में ट्रीट होगा, बिल्डिंग के रूप में ट्रीट होगा, उसको प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा और हायर डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। एक और कंसेप्ट करते हैं, क्या होता है ना, जो वैकेंट लैंड होते हैं, लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लैंड के ऊपर में मान लीजिए ये आपका जमीन है, तो लैंड के ऊपर में क्या है, लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन, ये हम सभी को पता है, एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन, लैंड नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है। इसके ऊपर क्या किया गया, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाया गया, इसके ऊपर फ्लैट्स बनाए गए, बिल्डिंग बनाया गया।
समझ में आया? इसके ऊपर 100 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया गया। सपोज कीजिए इस लैंड पर 100 फ्लैट बनाए गए, 100 फ्लैट बनाए गए, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब आप किसी फ्लैट को खरीदते हो, जब आप किसी फ्लैट को खरीदते हो अपने ऑफिस पर्पस के लिए, तो आप लोग देखते होंगे जब आपका एग्रीमेंट कराया जाएगा उसमें दो बातें रहती है, एक रहती है सुपर स्ट्रक्चर चार्ज और एक आपका रहती है प्राइस ऑफ लैंड। मतलब जो 100 फ्लैट बेचे जाएंगे तो जमीन का, लैंड का प्राइस 1/100 करके प्रत्येक फ्लैट में ऐड किया जाएगा। फ्लैट का प्राइस क्या होगा, फ्लैट का प्राइस होगा जो फ्लैट का प्राइस है प्लस 1/100, 1/100 किसका होगा, 1/100 लैंड के प्राइस के लिए ऐड किया जाएगा, 1/100 लैंड के प्राइस के लिए ऐड किया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, नोट लेके आप लोग मेरे साथ में लिखिए, नो डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन लैंड। If a flat is purchased, no depreciation is allowed on land. If a flat is purchased, यदि आप फ्लैट परचेज करते हो तो क्या होगा, फॉर ऑफिस यूज, आप एक फ्लैट को बाई किए हो, पर्सनल यूज के लिए तो डिप्रिसिएशन क्लेम क्यों करोगे, लेकिन आप यदि ऑफिस यूज के लिए बाई किए हो तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। डिप्रिसिएशन, अब मैं आपको क्या कहा था, जब आप बाई करते हो तो जो आपका स्टैम्प होता है, स्टैम्प वैल्यू होता है, उसमें दो तरह के प्राइस होते हैं, एक आपका होता है सुपर स्ट्रक्चर चार्ज और एक आपका होता है कॉस्ट ऑफ लैंड। shall be allowed on purchase price of, depreciation shall be allowed on purchase price of superstructure and depreciation shall be allowed and depreciation shall not be allowed on cost of land. Shall not be allowed on cost of land. तो देखो मैंने क्या कहा था, एक आपका जमीन है, जमीन के ऊपर 100 फ्लोर बनाया गया, 100 फ्लैट्स बनाए गए, उसमें से 100 फ्लैट्स बिजनेस के लिए बनाए गए, तो उसमें से आपने एक फ्लैट को बाई किया फॉर ऑफिस यूज। उस केस में क्या होगा, उस केस में कितना के ऊपर डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा, जब आप स्टैम्प के पास जाओगे, जब इसका रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन में दो प्राइसेस होंगे, एक आपका आएगा कॉस्ट ऑफ लैंड और एक आपका होगा सुपर स्ट्रक्चर चार्ज। सपोज द प्राइस ऑफ फ्लैट इज 100 लाख, 1 करोड़ फ्लैट का प्राइस है, इसमें से आपका सुपर स्ट्रक्चर चार्ज 70 लाख है, तो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलेगा, डिप्रिसिएशन आपको 70 लाख के ऊपर मिलेगा, डिप्रिसिएशन इसके ऊपर आपको मिलेगा। समझ में आया? जो रिमेन 30 लाख है वो आपका नॉन डिप्रिसिएबल है, वो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए लिया गया, वो आपका नॉन डिप्रिसिएबल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थोड़ा सा एक बोरिंग टॉपिक था, अब जो आने वाले जो क्लासेस होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आपका नवंबर 23 के एग्जाम का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपके क्या कमेंट है, क्या आपके ओपिनियन है, आप मुझे बताते रहिए और डे बाय डे आप उसको फॉलो करते रहिए। आपका एग्जाम प्रिपरेशन पूरा स्मूथली होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।